तो प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा बेसिक बताया था, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी और एटॉमिक मास यूनिट और आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस बताया था। आज हम लोग थोड़ा बैंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन, ये सब टर्म जानेंगे। मास डिफेक्ट, ये सारी चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में। तो सबसे पहला आज है रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक यूनिट लग रहा है कि किलोग्राम में और दूसरा यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलोग्राम और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है, इसका मतलब ये यहां पर है कि हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट में कितना एनर्जी होगा वो इनफैक्ट फाइंड करने जा रहे हैं। ये मतलब है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड कितना एनर्जी होगा। तो यहां पर ये एनर्जी निकल कर आता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट के लिए कितना एनर्जी। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग एनर्जी यूज करते हैं डेल्टा एमसीएस को। अब यहां पर डेल्टा एम हो गया मास डिफरेंस। जो भी रिएक्शन में मास डिफरेंस होगा वो वन एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो कल हम लोगों ने वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू प्रीवियस क्लास में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी फाइंड किया था। अब यहां पर इसको हम टी स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये टोटल वैल्यू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये पूरा क्वांटिटी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल कहलाता है। हम लोग जान रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यदि हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो ये 10⁻⁻19 इंटू 10�6। इसका मतलब ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। इट मीन्स 1 जूल is equal to 1 by 1.6 into 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना जूल को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस होल क्वांटिटी को 10⁻16 हो जाएगा। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होल क्वांटिटी को हम इतने से डिवाइड कर दें 1.66 10⁻⁻13, तो ये जूल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो। और इस पूरे क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्वांटिटी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसका मतलब है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद वन एटॉमिक मास यूनिट बिकम्स 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यदि एक एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है तो उससे जो एनर्जी
फॉर्म करेगा, एनर्जी रिलीज हो जो भी हो या एनर्जी यूज होगा, वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? इसलिए हमने टॉपिक का नाम दिया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया? तो ये वैल्यू हम लोगों को याद रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए एनर्जी जो यूज होगा वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया? इरेज करें? हो गया? और ये लोग से बातचीत नहीं हुई, ये लोग नहीं आ रहे? चलो इरेज करें। चलो तो ये रिजल्ट आ गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों को याद रखना। अब आ जाए हम लोग मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट है क्या? ये कहता है कि जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, brought together to form a nucleus, जब न्यूक्लियॉन्स को काफी क्लोजर लाते तो न्यूक्लियस का यदि फॉर्मेशन होता है तो कहता उस कंडीशन में सर्टेन मास डिसअपियर्स, कुछ मास निकल जाते हैं। उस डिफरेंस मास को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। इसका मतलब है कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा, तो डिफरेंस इन मासेस इज नोन एज मास डिफेक्ट। वही कहता है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो एक पिक्चर हमने बनाने का कोशिश किया। ये हमारे यहां पर एक फॉर्मेशन है कि जब ये न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो कहता है कि जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, ये सारे न्यूक्लियॉन्स को हम न्यूक्लियस के फॉर्म में लाते हैं तो न्यूक्लियॉन्स काफी नियरर हो जाता है। हो गया नियरर? जबकि एक्चुअल शेप ऐसा था, शेप वैसा ही रहा, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंसंट्रेट हो गए तो इतना डिफरेंस आ गया जो बॉर्डर बन रहा है। इसी डिफरेंस को डेल्टा एम मास डिफेक्ट कहते हैं। ये जो डिफरेंस आया मास का, ये वाला पोर्शन जो आया,
ये वाला पोर्शन, ये इसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब जब भी मास डिफेक्ट निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा? एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में। तो यहां पर एटॉमिक मास यूनिट डिफरेंस जो हम लोग निकालेंगे वो इस तरह से। मास, हमने कहा मास ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस का टोटल मास लिख देंगे और न्यूक्लियस के मास को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हम लोगों को मिलेगा मास डिफेक्ट। अब मासेस ऑफ द न्यूक्लियस, तो कैसे? हमने आपको कल के क्लास में भी समझाया था कि हम लोग एक न्यूक्लियाइड को इस फॉर्म में लिखते हैं। अब यहां पर सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में कौन है भाई? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ना? तो प्रोटॉन को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स जब भी लेंगे तो A माइनस Z से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक क्लियर? अब हम डेल्टा M निकालेंगे, तो हम पहले निकालेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए Z, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, अब चाहिए हमको न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे? A माइनस Z, नंबर आ गया इसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या बन गया? ये टोटल क्या बना? मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें से न्यूक्लियस के मास को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हमारा? X Z A, और इसके मास को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या बन गया? डेल्टा M मींस मास डिफेक्ट। यहां सिंबल भी हमने यूज किया मास ऑफ प्रोटॉन, ये आएगा। मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस ऐसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करेंगे, A मास नंबर। अगर समझ में मास डिफेक्ट लिखने का तरीका, इसको नोट करो, क्योंकि इसी बेसिस पर क्वेश्चन भी बनेगा। हो गया? इरेज करें। चलो अब देखो, सबसे पहला टर्म यहां पर जब मास डिफेक्ट निकाला तो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एक ऐसा क्वांटिटी है जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मींस मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा डेल्टा M बाई A। तो डेल्टा M ये है, ठीक, बाई A। इस, अब यहां पर ये मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास नंबर, ठीक, या डेल्टा M निकाल लो। अब पैकिंग फ्रैक्शन
स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। यही काम ने, यदि पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू लो होगा तो उस कंडीशन में यहां पर लार्जेस्ट स्टेबिलिटी होगा न्यूक्लियस का। यदि पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू हाई है, इसका मतलब लो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसलिए लिखा देखो, स्मॉलर द वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन, लार्जर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता न्यूक्लियस से, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको कहते हैं बॉन्डिंग फोर्स। तो बॉन्डिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं। अब यहां पर कहता है बॉन्डिंग एनर्जी। तो जो हम लोगों ने डिफरेंस इन मासेस निकाला, मास डिफेक्ट के लिए जो निकाला वैल्यू, उससे रिलेटेड जो एनर्जी होता है उसको हम बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हमने क्लोजर लाया और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, तो डिफरेंस इन मासेस मास डिफेक्ट हुआ, क्योंकि सर्टेन मास डिसअपियर। अब यह कहता है कि जितने एनर्जी से वो बाइंड है, इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालो और उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बॉन्डिंग एनर्जी कहेंगे। तो यहां पर वही कह रहा है कि जैसे ये देखो, यहां पर स्प्लिट कर दिया, हटा दिया भाई, तो एनर्जी रिलीज होगा, और उसी एनर्जी को जो रिक्वायरमेंट होगा, जो एनर्जी चाहिए हम लोगों को, उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग एनर्जी। तो कहता बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स लाओगे तो उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी को हम बॉन्डिंग एनर्जी कहेंगे। इसका मतलब सिंपली हम लोग जान लें कि बॉन्डिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या आ गया? मास डिफेक्ट आ गया, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो मास डिफेक्ट किस फॉर्म में निकालेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को जब हम स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज में आता है? अभी बताया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसलिए जितना भी डेल्टा एम सी स्क्वायर का वैल्यू आएगा उसको हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसका मैथमेटिकल पार्ट, यही फॉर्म आ गया। देख लो, हमने क्या कहा, फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। यही हमारा न्यूक्लियाइड। सबसे पहले हम लोगों ने आज मास डिफेक्ट निकाला। मास डिफेक्ट में क्या था भाई? पहले मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख रहे हैं, इसको प्रोटॉन ले लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन तो ए माइनस जेड, ये बन गया न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स में से न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा न्यूक्लियस माइनस हो गया, डेल्टा एम आ गया। अब बॉन्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू किस टर्म में आया? एटॉमिक मास यूनिट। और हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ना पढ़ा? इसका मतलब है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए वैल्यू 931 पॉइंट या 931 भी ले सकते हैं। अब इस होल क्वांटिटी को, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ZMP प्लस A माइनस Z MN,
माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये डेल्टा एम, यही है ना। इस पूरे डेल्टा एम को, पूरी क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 931 से या 931.5, ये क्या चीज में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वही यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब जब भी हम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा तो हम पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा एम निकालेंगे। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, जूल में, और उस जूल को हम लोग 931.5, मतलब जो भी है वो क्वांटिटी 1 एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते तो जूल आता था, फिर 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड किया था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फॉर्मूला हम लोगों को यही याद रखना है। डायरेक्टली हम लोग इसको यूज करेंगे, डायरेक्टली एक बार सारे इक्वेशन को लिख के सॉल्व करेंगे। आगे समझ में यहां तक 100%? ठीक है, आगे बढ़े। ये तो ऑलरेडी है हमारे पीडीएफ में। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक टर्म आता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कहता है, जो बाइंडिंग एनर्जी आप निकालोगे उसको मास नंबर से डिवाइड कर दो तो वो कहलाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक, तो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब सिंपल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय मास नंबर मींस ए। तो वो पूरी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक, और पर न्यूक्लियन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इसलिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व में इस चीज का जिक्र करेंगे। ठीक है, यहां तक 100%? चलिए अब आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन कहता है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आयरन का निकालना है और बिस्मथ का निकालना है। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा तंग करता है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों को निकालना है। क्या बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या लिखे थे, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही था। और इस पूरे क्वांटिटी को क्या किया था, 931 से मल्टीप्लाई, एकदम यही यूज करना। अब देखिए कैसे लिखेंगे, जेड, जेड हमारे लिए यहां पर आयरन के लिए जेड का वैल्यू 26, तो ये 26 लिख देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर, इसका मतलब ये 1.007825 प्लस ए माइनस जेड, 56 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 56 माइनस 26, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है इंटू 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मास गिवन है यहां पर, और यू सिंबल है एटॉमिक मास यूनिट का स्मॉल सिंबल, तो यहां पर ये आ गया 55.934939 and whole quantity is multiplied by 931, क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? नोट करो, फिर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है कैलकुलेशन करके। ट्वेंटी सिक्स इंटू 1.0078
25. It is 26.20345 प्लस 30 इंटू, ये 30 आ जाएगा, 30 इंटू 1.00866.5. It becomes 30.25. राउंड ऑफ नहीं करना है, इस चीज का ख्याल रहे। -55.934939, और ये पूरा क्वांटिटी 931 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर ये 30 प्लस 26.20345 में 55.934939, ये बन गया 0.528461 इंटू 931 multiplied by 931. It becomes, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये फाइनली 491.997191 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको राउंड ऑफ नहीं करना है एग्जाम में, इस चीज का ख्याल रहे। हो गया? चलो इरेज करके देखते हैं क्या रिजल्ट हम लोग का आ रहा है। देखो ये आ रहा है, ये वैल्यू कुछ ज्यादा ही है, 9492 आ रहा है, वो 1 आ रहा है, थोड़ा हो सकता है, बाकी 26 सब मिल रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है ना। है? हाँ तो 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोगों ने 931 से किया है, तो 931.5 से करेंगे तो वो आ जाएगा। चलिए दूसरा वाला पार्ट क्या था बिस्मथ का, तो बिस्मथ का बताओ जल्दी से क्या करेंगे, बिल्कुल उसी फॉर्मूला में डाल देंगे। कितना बिस्मथ का जेड? 83 इंटू 1.007825 हो गया, माइनस ए माइनस प्लस ए माइनस जेड, तो 209 माइनस 83 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया। अब इसको हम लोग किससे सबट्रैक्ट कर दे? मास ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मास दे रखा है 208.980388, और होल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 931 से, तो ये फाइनली आ जाएगा 1640.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे समझ में क्वेश्चन बनाने का तरीका, इरेज करें।
हो गया? चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए गिवन कॉइन हैज अ मास दे रखा, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। और कहता है कॉइन जो बना हुआ है वो कॉपर का बना हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। सिंपल है, डेल टाइम निकालेंगे, कैलकुलेट करके लाओगे, डेल टाइम निकालेंगे तो किसका निकालेंगे भाई? कॉपर का। तो कितने प्रोटॉन है? 29, और न्यूट्रॉन कितने बन गए? 63 माइनस 29 बिकम्स 34। तो डेल टाइम निकल गया, बॉन्डिंग एनर्जी 931 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 63 ग्राम ऑफ कॉपर कितना है? एवोगाड्रोस नंबर यूज किया तो 3 ग्राम के लिए क्या हो गया? 63 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो गया? जितना आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला है उसको नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बना करके लाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है।